अजीब चक्कर था। आला हुक्काम की जानिब से सियासी बुनियादों पर केस को रोका गया था और अब इन्हीं की जानिब से इन्हीं बुनियादों पर केस शुरू करवाने का कहा जा रहा था। लैला मुकदमा दर्ज करवा चुकी थी। इंस्पेक्टर तनवीर इस केस पर दोबारा काम शुरू कर चुका था। इसके मातहत भी पुरजोश थे। सर आहर लैला शाह कि इस केस में दिलचस्पी की वजह क्या हो सकती है? फरहान ने सवाल किया। गीती का इसका दोस्त होना काफ़ी नजर नहीं आता। गीती से दोस्ती का दावा तो इसने सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए किया है। असल दिलचस्पी की वजह इसके शोहर के अलावा और कौन हो सकता है? तनवीर ने कहा। वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि उसका शोहर उससे बेवफाई तो नहीं कर रहा और इस बेवफाई की वो इसे सजा दिलवाना चाहती है, शकील ने कहा। और अगर परवेज ने इस केस में दोबारा टांग अड़ाने की कोशिश की तो फरहान ने अपना हत्या जाहिर किया। वो ऐसा जरूर करेगा, तनवीर ने कहा। वो अपनी साख बचाने की भरपूर कोशिश करेगा। आने वाले इंतखाबात में इसके बाप की हार जीत का सवाल है, लेकिन लैला इसके रास्ते की रुकावट बनेगी, शकील ने कहा। सियासी जमात में इसके बाप रुस्तम शाह का मुकाम सरवर शाह से ज़्यादा है। वो इससे निस्बतन ताकतवर है और लैला इसी ताकत से फ़ायदा उठाएगी, तनवीर ने इसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। और बेटे की नाजायज़ हमायत में सरवर शाह को असम्बली की नशिस्त का उम्मीदवार मुकर्रर ही नहीं किया जाएगा। इन सब बातों का फ़ायदा हमें होगा और हम खुलकर अपना काम कर सकेंगे, फरहान ने कहा। लेकिन हमें हर लम्हा मुहतात रहने की ज़रूरत है, तनवीर ने कहा। फिलहाल हम परवेज़ को नहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता बंगले में इसकी आमदोरफ्त के सबूत को तलाश करने की कोशिश करेंगे। सर, बंगले में आने वाली कार को मज़ीद CCTV कैमराज की वीडियोस के जरिए तलाश किया गया था, शकील ने बताया। लेकिन अगले दिन केस बंद करने की वजह से वो रिपोर्ट रख दी गई। इस गाड़ी के बारे में बताओ, तनवीर ने कहा। जल्दी बताओ। वो गाड़ी गुलशन के एक रिहायशी तौफीक खान के घर के गैराज में जाती देखी गई है, शकील ने बताना शुरू किया। लेकिन इसके बाद इस पर नज़र नहीं रखी गई। इस घर का पता है तुम्हारे पास? तनवीर ने सवाल किया। जी हाँ, शकील ने कहा। तो फिर चलो। तनवीर उठते हुए फरहान से मुखातिब हुआ। तुम इस तौफीक खान नामी शख्स का पता लेकर इसके बारे में मालूमात कराओ फ़ौरन। इसके साथ ही तीनों वहाँ से रवाना हो गए। हमें एक कार की तलाश है, तनवीर ने तौफीक को अपनी आमद के मुतालिक बताते हुए कहा। कौन सी कार? तौफीक ने सवाल किया, जो एक जवानुल उम्र शख्स था। क्या आप हमें अपना गैराज दिखा सकते हैं? तनवीर ने जवाब दिया। क्यों नहीं, आइए। तौफीक इन दोनों को लेकर अपने गैराज की तरफ आ गया। इंस्पेक्टर तौफीक इसकी चाल डाल को बगौर देख रहा था। तीनों गैराज पहुंचे तो वहाँ कोई और कार खड़ी थी। क्या आपको इस कार की तलाश थी? तौफीक ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, तनवीर ने जवाब दिया। हमें उस कार की तलाश है जो 2 फरवरी की रात करीबन 4:30 बजे इस गैराज में दाखिल हुई। जनाब, मेरा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम है, तौफीक ने कहा। यहाँ गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको एक कार की तलाश किस सिलसिले में है? हसास नौईद का एक मामला है, तनवीर ने निस्बतन कुछ सख्त लहजे में कहा। बेहतर है कि आप हमारे साथ ताउन करें। ठीक है, तौफीक ने कहा। आप मेरे शोरूम चलिए, वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तौफीक के बारे में फरहान को जो मालूमात हुई थी वो इसने तनवीर को फ़ोन पर फ्राहम कर दी कि तौफीक गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करता था और इसका अपना शोरूम है। कार शोरूम में भी इसको अपनी मतलूबा कार नजर नहीं। तौफीक को वो अपने साथ थाने ले आए और इसे CCTV फुटेज दिखाकर कार के बारे में सवाल किया। ये गाड़ी मेरी नहीं है, तौफीक ने कहा। मेरे एक दोस्त शराफत हुसैन की है। तो तुम्हारे गैराज में क्या कर रही थी? तनवीर ने पूछा। इसने एक दिन के लिए मेरे गैराज में अपनी गाड़ी खड़ी की थी, तौफीक ने बताया। अगले दिन ले गया था। इसने ऐसा क्यों किया? तनवीर ने सवाल किया। इसने मुझे बताया कि इसके घर वाले शहर से बाहर गए हैं, तौफीक ने जवाब दिया। और इसका घर बंद था तो वो भी तुम्हारे घर पर ही रुका था, तनवीर ने सवाल किया। हाँ, लेकिन सुबह होने तक चला गया था, तौफीक ने जवाब दिया। शराफत हुसैन थाने में तनवीर के सामने बैठा हुआ था। वो कदर फरबा माए जिसामत का हामिल और गोल मटोल सा शख्स था। हाँ, मेरे घर वाले हैदराबाद गए थे तो मैंने गाड़ी दोस्त के घर पर खड़ी कर दी थी, इसने कांधे उचकाए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम गीती के घर गए थे? तनवीर ने अचानक सवाल किया। कौन गीती? इस सवाल पर शराफत ने बड़े एतमाद से अनजान मानते हुए पूछा। जिसको तुमने कत्ल किया है, शकील ने सख्ती से कहा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, शराफत घबराते हुए बोला। इसके अंदाज से लग रहा था कि वो सोच समझकर ड्रामा कर रहा है। मैं तो गीती को जानता भी नहीं, इससे कभी मिला भी नहीं। इसको अंदर ले जाकर अच्छी तरह हाथर बेदारित करो, तनवीर ने फरहान से कहा। ये सच जानता है और उसे बताना ही पड़ेगा। कौन सा सच? कैसे सच? शराफत शोर करने लगा। लेकिन फरहान इस बैल जैसी इसामत वाले शख्स को घसीटता हुआ ले गया। ये सही कह रहा है कि गीती को इसने कत्ल नहीं किया। इसके जाने के बाद तनवीर ने शकील से कहा, क्योंकि गीती के घर से निकलने वाले शख्स और इसकी जिसामत में बहुत फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कातिल ही तौफीक के घर रुका था तो वो उसे जानता है, शकील ने कहा। तनवीर ने कुछ सोचते हुए कहना शुरू किया। अगर ऐसा होता है तो शराफत इस बात का एतराफ़ न करता कि वो तौफीक के घर रुका था। इसका मतलब ये हुआ कि तौफीक और शराफत दोनों को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई है, शकील ने कहा। या फिर दोनों में से किसी एक को। दूसरी सूरत यह है कि कातिल ने रास्ते में ही किसी जगह शराफत के साथ गाड़ी तब्दील की हो, तनवीर ने कहा, और वो जगह CCTV कैमरों की पहुंच से दूर हो। फरहान तफ्तीश के अलावा दीगर ज़राए से भी शराफत हुसैन के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुका था। अब वो इंस्पेक्टर तनवीर को इससे आगाह कर रहा था। ये एक सियासी जमात का कारकुन है और अच्छा खासा असर रसूख रखता है। ये सियासी जमात वही होगी जिससे परवेज का भी ताल्लुक है। तनवीर को पूछने पर फरहान ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा, इसकी परवेज शाह के साथ मुलाकातों का भी मालूम हुआ है।
इसका मतलब है कि हम दुरुस्त में जा रहे हैं। इसी लम्हे तनवीर के फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन कान से लगाते ही परवेज़ की करख्त आवाज़ इसकी जुबान से टकराई। इंस्पेक्टर, तुम्हें मना किया गया था कि मेरे रास्ते में ना आना। मैं आपके रास्ते में कब आया हूँ? तनवीर ने आजिज़ी से कहा, मैं तो मोहतरमा लैला साहब की ख्वाहिश पर ही काम कर रहा हूँ। जानता हूँ, परवेज़ ने दांत बीजते हुए कहा। वो मुझे नीचा दिखाना चाह रही है, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बदले में मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहोगे, वरना दूसरी सूरत में लैला किसी भी मुसीबत की सूरत में तुम्हारे काम नहीं आएगी। आहर में इसे धमकाते हुए फ़ोन बंद कर दिया गया। आहर इसको इत्तला मिलेगी। तनवीर ने कहा, तौफीक कहाँ है? थाने में है सर, फरहान ने जवाब दिया। इसके साथ दूसरे तफ्तीशी कमरे में सब इंस्पेक्टर शकील पूछगिछ कर रहे हैं। ठीक है, तुम शराफत हुसैन से सच उगलवाने की कोशिश जारी रखो। तौफीक इंस्पेक्टर तनवीर और शकील के सामने बैठा हुआ था। तनवीर इसे केस की संगीनी से आगाह कर रहा था। तौफीक हैरान परेशान था। मैं तो परवेज़ शाह से कभी मिला ही नहीं। वो कह रहा था मुझे इस्तेमाल किया गया है। वो बुरी तरह गिया रहा था। ये सब कुछ शराफत हुसैन का किया जा रहा है। मुझे इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। शराफत हुसैन के बारे में क्या जानते हो? शकील ने पूछा। सियासी असर और रसूख वाला बंदा है। तौफीक ने बताया, अक्सर अपने ताल्लुकात का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। लड़ाई झगड़े में इलाका मशहूर है। क्या इसका परवेज़ शाह से कोई ताल्लुक है? तनवीर ने सवाल किया। मैं नहीं जानता, तौफीक ने कहा। अलबत्ता वो अपने ताल्लुकात और जान पहचान की दोस्त से रहता है। फरहान अपनी कोशिश में कामयाब रहा। शदीद मार खाने के बाद और खुद को कत्ल के जुर्म में फंसता देखकर शराफत ने वादा माफ गवाह बन जाना बेहतर समझा और कबूल कर लिया कि इसने गाड़ी तब्दील की थी, लेकिन किसके साथ वो खुद नहीं जानता था। मैं अपने दोस्त के साथ एक गाड़ी में बैठा था, जबकि एक सफ़ेद कार आकर रुकी। इसमें से एक शख्स उतर कर करीब गाड़ी में बैठ कर चला गया। इंस्पेक्टर तनवीर के सामने बैठा शराफत थूक निकलते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था। अंधेरे की वजह से मैं उसे देख न सका और फिर मैं अपनी गाड़ी दोस्त के हवाले करके इस सफ़ेद गाड़ी में बैठकर अपने दोस्त तौफीक के घर चला गया। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? तनवीर ने पूछा। किसी ने नहीं, शराफत हुसैन बुरी तरह हकलाते। मेरा मतलब मुझे फ़ोन आया था। किसका फ़ोन? तनवीर ने सख्ती से पूछा। पता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानता। अब वो रोहानसा होने लगा। वो गड़बड़ा गया था। अब इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो इन्हें मुतमईन नहीं कर पा रहा था। तुमने जो कहानी सुनाई है एकदम बकवास है। तनवीर ने कहा, तुम्हें सच बोलना ही पड़ेगा, वरना अपने ही झूठ में उलझते जाओगे। मेरा कोई कसूर नहीं है, वो मुझे तुम्हें कुछ नहीं होगा। तनवीर ने कहा, तुम सिर्फ सच बोलो। सच बोलने की सूरत में ही तुम्हारे साथ रायत हो सकती है। मैंने ये सब परवेज़ शाह के कहने पर ही किया था। बहरहाल शराफत हुसैन को एतराफ़ करना पड़ गया। ये सब उसने तुमसे कब कहा था? इस वाक़े से 2 दिन पहले। शराफत हुसैन ने तनवीर के सवाल का जवाब दिया। तो जिस शख्स के साथ तुमने गाड़ी तब्दील की वो कौन था? तनवीर के सवाल के जवाब में शराफत हुसैन बमुश्किल लरजते हुए बता पाया, परवेज़ शाह वो खुद था। मेरे ख्याल में शराफत की गवाही काफ़ी साबित होगी, शकील ने कहा। लेकिन मेरे ख्याल में ये नाकाफ़ी है, तनवीर ने कहा। हमें एक और सबूत दरकार है जिससे ये केस कुछ और मजबूत हो जाए। फिर कुछ सोचते हुए वो बोला, गीती की बूढ़ी मुलाजमा से दोबारा मिलना होगा। इसे बुलवाओ। रात ढल चुकी। वो बूढ़ी मुलाजमा मासूमा भी उन दोनों के सामने बैठी हुई थी। इस रात मैंने जो कुछ देखा मैं आपको वो बता चुकी हूँ। बूढ़ी औरत कह रही थी, मैं रात को नींद की दुआ खाकर सोती हूँ और फजर तक उठती हूँ। इस दौरान जो भी हुआ मैं नहीं जानती। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन हम कुछ और पूछना चाह रहे हैं। आप वहाँ आने जाने वाले लोगों को तो पहचानती होगी? हाँ, लेकिन गीती जी से मिलने के लिए काफ़ी लोग आते थे। इनमें कोई परवेज़ नाम का शख्स आता था? मैं किसी परवेज़ नाम के शख्स को नहीं जानती, बूढ़ी औरत बोली। बल्कि मुझे आने वालों में बहुत कम लोगों के नाम मालूम है। तनवीर ने मोबाइल पर परवेज़ की तस्वीर उसको दिखाकर सवाल किया, इसको देखा है आपने? बूढ़ी मुलाजमा परवेज़ को पहचान गई, जो पहले भी गीती से मिलने आ चुका था, जबकि परवेज़ इससे मिलने का इनकार कर रहा था। शराफत की गवाही के बाद बूढ़ी मुलाजमा की पहचान काफ़ी थी। परवेज़ को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन परवेज़ अपना जुर्म कबूल करने से इनकार करता रहा। वो एक ही बात दोहराता रहा, आखिरकार मैं गीती का कत्ल क्यों करूंगा? ये बात तनवीर के केस को कमज़ोर कर रही थी, क्योंकि कत्ल की वजह अभी तक मालूम नहीं हुई थी। इसके अलावा कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं था। केस अदालत में चला गया। तनवीर के इसरार पर लैला की तरफ से बैरिस्टर कमाल ने वकील की जिम्मेदारी निभाई। अदालत मुस्तनद सबूत न होने पर परवेज़ को जमानत पर रिहा कर चुकी थी, लेकिन वो पुलिस की निगरानी में था। इंस्पेक्टर तनवीर मायूसी के आलम में था। वो थाने में बैठा था कि परवेज़ की निगरानी करने वाले मावन सब इंस्पेक्टर तफ्तीश पर मामूर इंस्पेक्टर शकील के जरिए इसे मालूम हुआ कि परवेज़ को इसकी बीवी लैला छोड़कर चली गई थी। परवेज़ ने इससे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर तनवीर ने कुछ फिक्र कर लैला से मिलने का फैसला किया और इसे परवेज़ की मुलाकात के लिए राज़ी करने का फैसला किया। इंस्पेक्टर तनवीर के कहने पर लैला अपने ही बंगले पर परवेज़ से मिलने के लिए तैयार हो गई। इसलिए परवेज़ इसके सामने खड़ा था, जबकि वो खुद बागीचे में रखी कुर्सी पर बैठी थी। मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ, लैला ने कहा। मैं गीती से शादी का ख्वाहिशमंद था। परवेज़ ने मेरे लहजे में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन वो चाहती थी कि मैं तुम्हें तलाक दूँ। लैला ने इसकी तरफ से मुँह फेर लिया और खामोश रही। परवेज़ ने बात जारी रखी, लेकिन मेरे लिए ये नामुमकिन था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। नहीं, लैला की आवाज़ गूंजी। तुम अपनी सियासी साख बचाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं। मैं वाकई। परवेज़ ने कुछ कहना चाहा तो लैला इसकी बात काटते हुए सख्त लहजे में सवाल करने लगी, लेकिन तुमने उसे कत्ल क्यों किया? शादी से इनकार कर देते। इसने धमकी दी थी मुझे, परवेज़ कह रहा था और इसके साथ इसकी आंखों के सामने एक मंजर घूम गया। परवेज़ तिरछी कैप पहने गीती के दरवाजे के बाहर खड़ा था। अंदर से गीती ने दरवाज़ा खोला। वो बहुत अच्छी तरह तैयार हुई थी। परवेज़ का पुरजोश इस्तकबाल करने के लिए अंदर आ गई। आज तो खूब तैयार हुई हो, परवेज़ ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। यह सुर्ख लिबास तुम पर बहुत जच रहा है, बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही हो। गीती ने सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए इसके हुलिये की तरफ इशारा करते हुए कहा, और तुम क्या जासूसी फिल्मों के हीरो बने हुए? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? परवेज़ ने इसके पीछे चलते हुए कहा।
हमें कौन सा दुल्हा दुल्हन बनकर रस्में पूरी करनी है? ये भी ठीक कहा तुमने, गीति ने जवाब दिया। हमें रस्म रिवाज की जरूरत नहीं, तो आखिरकार आज हम एक हो ही जाएंगे। घर के लाउंज में खड़े होकर परवेज ने इसे बुके पेश करते हुए कहा, आज हमारी शादी का दिन है। गीति ने एक अदा से बुके लिया और अपनी ख्वाबगाह की जानिब जाते हुए कहा, लेकिन मेरी शर्त तो याद है ना? देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन परवेज ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। लेकिन क्या? गीति ने सिंगार मेज पर एक जगह काट के बराबर में बुके रखते हुए पूछा। लैला को मैं तलाक नहीं दे सकता, परवेज गोया दो टोक लहजे में मुस्तफसिर हुआ। क्यों नहीं दे सकते? गीति बाहर आते ही तल लहजे में बोली, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे घर आने की जरूरत भी नहीं थी। ये किस तरह की बात कर रही हो तुम इससे? परवेज ने मुंह बिगाड़ कर कहा, जब तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि लैला को छोड़ सको तो फिर मुझसे शादी का सोचना। गीति ने तंजिया लहजे में कहा, अभी तुम जा सकते हो, तुम बेफिक्र हो। परवेज ने कहा, मैं तुमसे शादी के बाद इसे तलाक दे दूंगा। मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि अगर मुझे किसी की दूसरी बीवी बनना होता तो मैं कब की शादी कर चुकी होती। गीति के लहजे से परवेज के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, लेकिन वो खामोश रहा और गीति बोलती रही, मेरे चाहने वालों की कोई कमी नहीं, एक से बढ़कर एक रिश्ता आ चुका है मेरे लिए। गीति ने कहा, इसलिए अब तुम जा सकते हो। देखो मैं निकाह की सारी तैयारी कर आया हूँ। परवेज ने गुस्से पर काबू पाते हुए मिनमिनाते लहजे में कहा, मैंने एक दफा जो बात कर दी सो कर दी। गीति ने कहा, ठीक है फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। परवेज ने वापस जाने के लिए पलटते हुए कहा, मुझे तो नहीं था कि तुमसे इतनी आसानी से जान छूट जाएगी। इतनी आसानी से नहीं, गीति ने उसे जाते हुए देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम इतनी आसानी से जान नहीं छुड़ा सकते। परवेज के सजाइया लहजे ने गीति को आग भगोला कर दिया। मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, मीडिया को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। मुझे हदशा था इन बातों का। परवेज ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मैं इनका बंदोबस्त भी कर आया। इसके बाद इन दोनों में अच्छी खासी जुबानी झड़प हुई। गीति भागकर अपनी ख्वाबगाह में गई और परवेज का दिया हुआ बुके उठाकर इसकी तरफ दे मारा। इतने में गीति ने देखा कि परवेज हाथ में पिस्तौल ही खड़ा था जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था। गीति की आंखों के सामने मौत खड़ी थी। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाने के लिए ख्वाबगाह का दरवाजा बंद कर पाती, कमरे में एक फायर की आवाज गूंजी। परवेज गीति को गोली मार चुका था। गीति कमरे के फर्श पर ढेर हो चुकी थी। इसके सुरले बाज को तर्क करता खून इसके अतराफ में फैलने लगा था। परवेज ने आगे बढ़कर देखा, वो एक पक्का निशानेबाज था। दिल के मुकाम पर लगने वाली गोली की वजह से गीति जल्दी बेजान हो गई। परवेज ने इसको हाथ लगाए बगैर इसकी सांसों का अंदाजा लगाया जो थम चुकी थी। इसके बाद मुहतात अंदाज में इसने अपने फोन पर बेल दी। करीब रखा एक मोबाइल फोन बज उठा। वो परवेज का तोहफतन दिया गया मोबाइल फोन था जिसमें तीसरी सिम लगी थी, जिससे सिर्फ परवेज से ही रब्ता किया जाता था। इसने मोबाइल फोन उठाकर इसे बंद किया और जेब में रख लिया। फिर वो कमरे से बाहर जाते हुए रुका और नीचे गिरे बुके की जानिब बढ़ा जो गीति ने इसकी तरफ फेंका था और इसके कुछ फूल निकलकर नीचे गिरे थे। परवेज ने इन फूलों को नजरअंदाज करके अपना दिया हुआ बुके उठाया क्योंकि इस पर इसकी उंगलियों के निशानात थे और वो बाहर की तरफ निकला है। इस दौरान इसने हर मुमकिन कोशिश की कि इसकी उंगलियों के निशानात कहीं ना लग जाए। इसने जेब से रुमाल निकाला, गेट खोला और अपने कार में जाकर बैठ गया। इस तरह हमारी साख और इज्जत दाव पर लग जाती। परवेज सारी तफसीलात लैला को बता रहा था और साथ ही बेचैनी के अंदाज में इधर उधर टहलते हुए अपने जहनी तनाव का इजहार कर रहा था। ये सब मैंने तुम्हारी और अपनी हाथ तक किया था। लैला खामोश गुमसुम खड़ी थी। इसकी खामोशी पर परवेज अपने मक्कारी को कामयाब तस्वर कर रहा था। वो बोलता जा रहा था, तुम मुकदमा वापस ले लो और मुझे माफ कर दो। और वो गीति, तुम इसे अपने दोस्त कह रही हो? कहते कहते लैला के कुछ नजदीक आ गया। वो तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती थी? वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं दुश्मन समझती थी। मुझे इस बातों से कोई सरोकार नहीं, लैला ने सरगोशी के अंदाज में कहा। लेकिन मुझे तो है ना। परवेज जल्दी से इसके सामने बैठते हुए बोला, मैं तो तुम्हारा हूं ना, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यही तुम इससे भी कहते थे। लैला जो बहुत देर तक इसकी सारी बातें बर्दाश्त कर रही थी, अपना जब्त तोड़ते हुए अचानक इसकी तरफ देखकर गुस्से से बोली, और तुमने उसको सालगिरह के दिन ही मौत के घाट उतार दिया। परवेज के पास इस बात का जवाब नहीं था। बहरहाल मुकदमा वापस लेने की बात पर लैला ने सोचने का वक्त मांगकर इसे टाल दिया। अगली पेशी पर अदालत में बैरिस्टर कमाल ने अदालत के सामने परवेज की रिकॉर्डशुदा आवाज़ सबको सुना दी, जिसमें इसने लैला के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ किया था। यह सब कुछ परवेज के लिए गैर मुतवक्किल था। वो कटहरे में खड़ा लैला को घूर रहा था। फिर बता लैला इत्मीनान से बैठी थी। इसने एक नज़र तनवीर की तरफ देखा। लैला को इस बात का मशवरा उसी ने दिया था। अब परवेज शाह को खुद मिलने का मौका दे। तनवीर ने लैला से मिलकर कहा, हो सकता है वो आपके सामने जुर्म का एतराफ़ कर ले या कोई सच्चाई इसके मुंह से निकल जाए। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं कटहरे में खड़े होकर अदालत में गवाही दूँ? लैला ने नहवत से कहा, यह नामुमकिन है, इसकी जरूरत नहीं। तनवीर ने इत्मीनान से कहा, आपको सिर्फ इतना करना है कि ये डिवाइस अपने पास रखिएगा। इसे एक डिवाइस देते हुए उसने कहा जिसमें इसकी बातें रिकॉर्ड कर सके। लैला ने कुछ सोचते हुए तनवीर से वो डिवाइस ले ली। इस तरह लैला ने परवेज की आवाज़ में इसका एतराफ़ी जुर्म इस डिवाइस में रिकॉर्ड कर लिया, जो इन दोनों में होने वाले गुफ्तगू के दौरान मेज़ पर रखी हुई एक गुलदान के अंदर पड़ा था। बाद में लैला ने वो डिवाइस तनवीर के हवाले कर दी और तनवीर ने बैरिस्टर कमाल के। यूं परवेज पर कत्ल का जुर्म साबित हो गया।